एक राज्य जो वर्षों तक उग्रवाद की आग से गुजर रहा था, एक पूरा प्रदेश जहां हर दिन संघर्ष का साया था और मंच पर था एक सशक्त रेबल मूवमेंट जिस पर एक नेता का वर्चस्व साफ दिखता था। वही रेबल लीडर लाल डेंगा कभी तिहाड़ की जेल में बंद थे और उन्हीं अंधेरों के बीच एक ऐसा व्यक्ति आया जिस पर इस रेबल नेता को 100% विश्वास था। समय बीत गया। दशकों बाद जब वह व्यक्ति इस दुनिया से चला गया तो मिजोरम ने अपनी नम होती आंखों से उसे विदाई दी। लोगों ने कहा, धन्यवाद, आपने हमारी आवाज को भारत की राजधानी तक पहुंचाया। यह कहानी है मिजोरम की, कहानी है लाल डेंगा की और आज बात है उस सलाहकार की, उस संरक्षक की, देश की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के जीवन साथी और मिजो समुदाय के सच्चे हितैषी मिजोरम के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल की। एक ऐसे व्यक्ति की जिसने न सिर्फ कानून से बल्कि दिल से मिजो समुदाय को समझा और उन्हें स्थायी शांति की राह दिलाई। वेलकम टू इन अ कॉल। मिजो उग्रवाद के बीच 1960 के दशक में पड़े जब 1959 की विनाशकारी मौतम अकाल के दौरान केंद्र सरकार की उदासीनता की व्यापक धारणा बनी। इसी उपेक्षा की भावना ने एमएनएफ की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को जन्म दिया और 1966 में सशस्त्र विद्रोह शुरू हुआ। 20 वर्षों तक अविश्वास की गहरी खाई बनी रही और अनेक प्रयासों के बावजूद समाधान नहीं निकला। यह लंबे चले संघर्ष ने स्पष्ट कर दिया कि केवल सैन्य या राजनीतिक उपाय कामयाब नहीं होंगे। समाधान का रास्ता तभी खुलेगा जब कोई ऐसा व्यक्ति हो जो दोनों पक्षों का विश्वास जीत सके और संवैधानिक भाषा में बातचीत को आगे बढ़ा सके। करार से पहले के वर्षों में कई बातचीतें इसलिए टूटती रहीं क्योंकि उग्रवादियों की मांगें संघीय ढांचे से मेल नहीं खाती थी। उदाहरण के लिए एमएनएफ नेता लाल डेंगा की शुरुआती मांगों में से एक थी कि भारतीय संसद का कोई भी कानून मिजोरम में तब तक लागू न हो जब तक राज्य सरकार उसे स्वीकृति न दे। ऐसा संवैधानिक रूप से असंभव था, इसलिए फिर से प्रयास करो वाली रणनीति तभी सफल हो सकती थी जब कोई ऐसा मध्यस्थ मिले जो उग्रवादियों की स्वायत्तता और पहचान संबंधी राजनीतिक जरूरतों को संवैधानिक रूप से स्वीकार्य भाषा में बदल सके। स्वराज कौशल का इस भूमिका तक पहुंचना उनके करियर से तय हुआ जो उन्होंने सत्ता के विरोधियों का बचाव करते हुए बनाया था। आपातकाल 1975-77 के दौरान उन्होंने बड़ौदा डायनामाइट केस में जॉर्ज फर्नांडिस की रक्षा की और देश भर में एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और मजबूत संवैधानिक वकील की पहचान बनाई। इसी गैर राजनीतिक सिद्धांत निष्छवि ने उन्हें भूमिगत एमएनएफ नेतृत्व के लिए स्वीकार्य बनाया। यही वह विश्वास था जिसने बाद में शांति प्रक्रिया की सफलता की नींव रखी। कौशल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा 20 दिसंबर 1986 को सिर्फ 34 वर्ष की उम्र में सीनियर एडवोकेट की उपाधि दी गई, जिसने उनकी कानूनी प्रामाणिकता को बहुत मजबूत किया। इतनी कम उम्र में मिला यह दर्जा उन्हें स्वतंत्र और सक्षम संवैधानिक व्यक्ति के रूप में स्थापित करता था। इसके समानांतर एमएनएफ नेतृत्व के साथ उनका व्यक्तिगत संबंध उतना ही महत्वपूर्ण था। 1979 में जब लाल डेंगा तिहाड़ जेल में बंद थे, कौशल उनके कानूनी सलाहकार थे। एमएनएफ के पूर्व नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने स्वीकार किया कि कौशल सिर्फ वकील नहीं थे, उन्होंने लाल डेंगा की जमानत के लिए अपना पैसा भी खर्च किया। यह मानवीय विश्वास ही बाद में संवैधानिक बातचीत का आधार बना। फिर प्रयास करो का वास्तविक परिणाम कौशल के संवैधानिक कूटनीति के कारण मिला, जहां उन्होंने एमएनएफ की मूल मांगों को ऐसे संवैधानिक ढांचे में ढाला जो भारत सरकार के लिए भी स्वीकार्य हो। कई वर्षों तक कौशल भूमिगत एमएनएफ के संवैधानिक सलाहकार रहे। 1979 में लाल डेंगा की जेल से रिहाई सुनिश्चित करना उनकी आरंभिक और निर्णायक भूमिका थी। लाल डेंगा की बेटी रेनी लाल रिंजुआली ने पुष्टि की कि उनके पिता को कौशल पर पूर्ण विश्वास था। इस भूमिका में उन्होंने असंभव संवैधानिक मांगों को कम किया और उन्हें ऐसे स्वरूप में ढाला जिससे मिजो जनता की पहचान, स्वायत्तता और गरिमा संवैधानिक सुरक्षा के रूप में स्वीकार हो सके। 30 जून 1986 को हस्ताक्षरित मिजोरम शांति समझौते को तैयार करने में कौशल की भूमिका सिर्फ सलाहकार की नहीं थी। उन्होंने समझौते की शर्तें लिखने में केंद्रीय भूमिका निभाई। मिजोरम पूर्ण राज्य का दर्जा, विशेष श्रेणी राज्य सहायता, स्थानीय भाषाओं को आधिकारिक दर्जा देने का विकल्प, पुनर्वास और पुनर्स्थापन की व्यवस्थाएं। यह समझौता राजनीतिक नहीं बल्कि संवैधानिक दस्तावेज था, इसलिए यह 38 वर्षों बाद आज भी स्थिर है। समझौते के प्रमुख प्रावधानों में शामिल थे हथियार समर्पण व हिंसा का तत्कालन, एमएनएफ का भारतीय संविधान के अनुरूप राजनीतिक दल में रूपांतरण, पूर्ण राज्य का दर्जा, विशेष श्रेणी राज्य की आर्थिक सहायता, सांस्कृतिक और भाषाई सुरक्षा, भूमिगत कैडरों का पुनर्वास। इन्हीं सिद्धियों के कारण नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (NSCN-IM) ने 1998 में नागा शांति वार्ताओं के लिए कौशल को पहला आधिकारिक वार्ताकार चुना।